एवरीवन, दिस इज वरीशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा पूरा ओवरऑल आउटपुट में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और हमारी नेशनल इनकम में, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं। According to Census of India 2011, about 56.4% of the total workforce was engaged in agriculture and allied sector activities, which makes more than half of the Indian population dependent on agriculture for sustenance। ठीक है, अगर हम बात करें सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट की जो हर 10 ईयर्स में निकलती है, वो हमारे इंडिया का डेवलपमेंट बताती है, पॉपुलेशन बताती है और भी बहुत सारी चीज़ें बताती है। ठीक है, तो अगर हम सेंसस ऑफ इंडिया 2011 की बात करें तो 56.4% लोग ऐसे थे टोटल वर्क फोर्स में से। टोटल वर्क फोर्स यानी कि वो पॉपुलेशन जो पेड वर्क करती है, ऐसा काम जिससे उसे पैसे कमाने को मिलते हैं। टोटल वर्क फोर्स यानी सारी पॉपुलेशन नहीं इंडिया की, सिर्फ वो पॉपुलेशन जो पेड वर्क कर रही है, काम कर रही है और उसके बदले पैसे ले रही है। ठीक है, तो टोटल वर्क फोर्स के 56.4% लोग यानी कि आधे से भी ज़्यादा लोग काहे में एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर सेक्टर में, या तो एग्रीकल्चर में या फिर अलाइड सेक्टर एक्टिविटीज़ उसके रिलेटेड। ठीक है, विच मेक्स मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेंस, जो कि क्या बनाता है? हमारे इंडिया की आधी से भी ज़्यादा पॉपुलेशन को डिपेंडेंट बनाता है सस्टेनेंस के लिए एग्रीकल्चर पर। यानी कि हमारे इंडिया की आधी से भी ज़्यादा पॉपुलेशन यानी कि 56% आउट ऑफ द टोटल वर्कफोर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर है। ठीक है, और काहे के लिए? सस्टेनेंस के लिए, अपने गुजारे के लिए। ठीक है, अब इतना इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर, 56% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड हैं, तो उसमें रिफॉर्म्स लाना भी बनता है। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे ही बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, जैसे कि कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी सारे एफर्ट्स, काफ़ी सारे मिशंस, काफ़ी सारे डेवलपमेंट गोल्स लाए एग्रीकल्चर को लेकर, ताकि इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके या फिर थोड़ा सा मॉडर्नाइज करा जा सके। ठीक है, जैसे कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हमारे इंडिया में ICAR का क्या होता है? एस्टैब्लिशमेंट होता है, स्थापना होती है। ठीक है, जिसको हम और क्या बोलते हैं? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये क्या करता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है, रिसर्च करता है, या फिर जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन सबको पढ़ना, स्टडी करना, इन्वेस्टिगेट करना, एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट ओपन अप कराती है। ठीक है, ताकि लोगों को एजुकेशन मिल सके प्रॉपर किस बारे में? एग्रीकल्चर को लेकर। वेटरनरी सर्विसेज। ठीक है, वेटरनरी सर्विसेज यानी कि जिससे कि एनिमल्स का फ़ायदा भी हो सके, ह्यूमन का फ़ायदा भी हो सके। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स, ठीक है, जो एनिमल्स वगैरह का कौन कौन से एनिमल्स है, स्पीशीज़ है, उनको प्रिजर्व कर रखते हैं। एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, ऐसे सेंटर्स जहाँ पर एनिमल की पॉपुलेशन ग्रो हो सके, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छे हैं, उन्हें ब्रीड कराया जाए। ठीक है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, हम जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स या फिर जो और सारी फसलें हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें लाएं, है ना, नई नई मिशंस, नए उनकी बारे में चीज़ों को इन्वेस्टिगेट वगैरह करें। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेटियोरोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट एटसेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर, है ना। फिर रिसर्च डेवलपमेंट किस फील्ड में? मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी जो साइंस को पढ़ती है कि एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, वेदर फोरकास्टिंग, आने वाले समय में वेदर कैसा रहने वाला है, उन सारी चीज़ों में गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया, इन्वेस्ट किया, काफ़ी सारा डेवलपमेंट कराया। फॉर किस पर्पज़ के लिए? इंडियन एग्रीकल्चर को थोड़ा बढ़ाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए। ठीक है, तो इंडियन एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई इन तरीकों से। ये सारे पॉइंट्स आप एग्जाम में अपनी आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो। देन रूरल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारा जो भारत है ना वो गाँवों में ही बसा है। गांधीयन फिलॉसफी भी यही कहती है कि अगर हम अपने गाँवों को डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया ग्रो करेगा। वैसे ही फिर उन्होंने रूरल स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। हमारे जो गाँव हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या कराया उन्होंने? काफ़ी सारे हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह को सेटअप कराया, एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया। ठीक है, तो रूरल स्ट्रक्चर को ठीक करा गया। द आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या बोलता है? कि हम अपने इंडिया पर ही डिपेंड करें, बाहर की जो इम्पोर्ट्स हैं, जो हम इम्पोर्ट्स लेते हैं हमारे इंडिया के अंदर, हम वो ना लें। बाहर की ज़्यादा गुड्स पर, फॉरेन इनपुट्स पर ध्यान ना देकर अपने ही इंडिया में ज़्यादातर चीज़ें प्रोड्यूस करें, है ना, उनको मैक्सिमाइज़ करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस टॉपिक के अंदर जो बहुत ज़्यादा इजी है और स्टैटिक का पार्ट नहीं है। ये स्टैटिक था, मतलब वो चेंज होती रहती है हर साल, हर ईयर के बेसिस पे, तो सबकी बुक्स में वो अलग होगा, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं कराया। यहाँ पर हमने पढ़ लिया कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट।
हमने पढ़ा कि जैसे कि सेंसस ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी 2011 में, उसके हिसाब से 56.4% लोग एग्रीकल्चर में एक तरह से बोल सकते हैं एंगेज थे, ठीक है। यानी कि इतने सारे लोग हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। अब इतने सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं तो उसमें रिफॉर्म्स लाने, चेंजेस लाने भी जरूरी हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे एफर्ट्स बनाए एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए, जैसे कि ICAR का एस्टैब्लिशमेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई ताकि लोगों को एजुकेशन मिल सके एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। वेटनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मीटियोरोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, इन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई टू इम्प्रोवाइज इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। रूरल स्ट्रक्चर, आत्मनिर्भर भारत अभियान। सो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल आउटपुट कंप्लीट हो जाता है पूरे तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर पर, हमारी खेती पर ग्लोबलाइजेशन का क्या असर हो रहा है, ठीक है। वो हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स के चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन वाली चीज़ है, ठीक है। कंपटीशन वाली चीज़ भी और जिसको ग्रो करना है वो ग्रो भी कर जाता है ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारे इंडियन एग्रीकल्चर पर पुराने टाइम में, अब के टाइम में ग्लोबलाइजेशन का असर क्या पड़ा, एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे पूरे अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसको वहीं पर सॉल्व भी कर दूँगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।